फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल लेट मी वेलकम यू ऑन द चैनल, जहां पर आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो भी जेके एसएसबी वाले एग्जाम्स में पूछे गए हैं आज तक। बेसिकली किस कैटेगरी से? फ्रॉम द जनरल साइंस कैटेगरी। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। And first question is like, CNG is a fuel gas which is mainly composed of methane that's used for vehicles in general. Here CNG stands for, basically यहाँ पर बात हो रही है CNG की फुल फॉर्म क्या होती है। CNG जो है ये एक गैस है, एक फ्यूल गैस है, मोर स्पेसिफिकली आई वुड से। इसको हम यूज करते हैं इन द व्हीकल्स। क्लियर? और ये क्वेश्चन वही से बोल रहा है, इसमें क्या प्रेजेंट है? मीथेन। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब हमें पूछा गया है सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑब्वियसली सबको पता होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। क्लियर? आफ्टर इट बेटा याद रखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं जो नेचुरल गैस है, यहां पर मैं लिखूंगा नेचुरल गैस जो है ना, उसकी दो टाइप्स होती हैं। मैं बोलूंगा दो फॉर्म्स में वो होता है। एक को हम बोलते हैं सीएनजी एंड दूसरे को हम बोलते हैं एलपीजी। ये होता है किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। एंड ये जो एलपीजी होता है ये लिक्विफाइड फॉर्म में होता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें होता है ये जो सीएनजी होता है इसमें मीथेन प्रेजेंट होता है। अब मीथेन इसमें कितना प्रेजेंट होता है? मीथेन याद रखिएगा 80 to 90% जो इसका कंपोजिशन होता है वो बना होता है किसका? मीथेन का। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट वाला जो अपकमिंग एग्जाम है उस एग्जाम में यही से क्वेश्चन फ्रेम होगा इसके कंपोजिशन से। क्लियर? आफ्टर दैट यहां पर देखिए, ये जो लिक्विफाइड वाला पोर्शन है, ये जो लिक्विफाइड वाली फॉर्म है, इसमें क्या होती है? इसमें बेसिकली होता है प्रोपेन। यहां पर याद रखिएगा, इसका कंपोजिशन भी याद रखिएगा। प्रोपेन में यहां पर लिख रहा हूं, एक तो होता है प्रोपेन, प्रोपेन के अलावा इसमें होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन, ये दो इसमें होते हैं किस फॉर्म में? ये दोनों होते हैं लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following instruments is used to measure the blood pressure of the human body? इन इंस्ट्रूमेंट्स में से हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू मेजर द ह्यूमन बीपी? याद रखिएगा, अगर हम एंडोस्कोप की बात करेंगे, पहले हम एंडोस्कोप की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है, एंडोस्कोप हम किस लिए यूज करते हैं बेटा? एंडोस्कोप जो है वो हम यूज करते हैं फॉर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी। अब एंडोस्कोपी क्या है? एंडोस्कोपी होती है सीरीज ऑफ एक्सरेज ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। जब हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की एक सीरीज ऑफ एक्सरेज लेते हैं उसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। क्लियर है ये वाला ऑप्शन? आफ्टर दैट आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं टू मेजर टेम्परेचर। ये भी क्लियर है? आफ्टर दैट देयर इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का हम यूज कहां पर करते हैं? टू मेजर और वी कैन से टू रिकॉर्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप का। आफ्टर दैट ऑप्शन डी जो है यही हमारा करेक्ट आंसर हो बन जाएगा। इसका नाम होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। इसको हम यूज करते हैं टू मेजर द बीपी ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। और एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, जो नॉर्मल बीपी अगर हम देखेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80 ऑफ mmHg मर्क्यूरी। क्लियर? ये जो 120 वाला होता है ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो 80 वाला है, 80 वाला यहां पर बन जाएगा डायासिस्टोलिक वाला प्रेशर। क्लियर है? अब याद रखिएगा, ये वाला जो मैंने यहां पर रेंज दिया 120/80 ऑफ mmHg, ये नॉर्मल प्रेशर है। अब अगर इससे ज्यादा होगा, यहां पर मैं लिखूंगा अगर इससे मोर होगा प्रेशर, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। टेंशन। क्लियर है ये बात आपको? अब और एक केस भी यहां पर बनता है, अगर इससे लेस हो गया हमारा ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर इससे लेस हो गया उसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। क्या ये बात आपको क्लियर है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसजी? एमएसजी की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ फ्लेवर एनहेंसर। एमएसजी को हम यूज करते हैं एज द फ्लेवर एनहेंसर। दैट मींस इसको हम फूड्स में यूज करते हैं। ये फूड के जो फ्लेवर होता है उसको ये अडेप्ट करता है, उसमें ज्यादा फ्लेवर लाता है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। पहले आप इसकी फुल फॉर्म देखिए। इसकी फुल फॉर्म होती है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। याद रखिएगा, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, या तो हम इसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोलेंगे या हम इसको सीधे क्या बोलेंगे? सोडियम ग्लूटामेट बोलेंगे। क्लियर? अब ये बेसिकली होता क्या है? ये सोडियम साल्ट होता है, बेसिकली Na साल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का ये क्या होता है? सोडियम साल्ट होता है। क्लियर? ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर, तो यहां पर अगर हम इस वाले को आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, और एक पॉइंट में आपको इसके बारे में बोल दूं, इट आल्सो अकर्स नेचुरली। ये नेचुरली भी होता है कुछ फूड्स में। लाइक मैं यहां पर बोलूंगा जो टोमेटोज होते हैं, टोमेटोज जो होते हैं ना बेटा, टोमेटोज में ये नेचुरली पाया जाता है। और वी विल राइट हियर चीज में भी ये नेचुरली पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। इस वाले पोर्शन से भी यहां पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा वाला एग्जांपल है किसका? केमिकल चेंज का। अब केमिकल चेंज क्या होती है? बेसिकली यहां पर मैं लिख रहा हूं, चेंजेस दो टाइप्स के होते हैं, या तो होगी केमिकल चेंज या तो होगी केमिकल चेंज, और या हमारे पास जो चेंज होगी वो होगी फिजिकल चेंज।
अब हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट दीज एग्जैक्टली आर, ये होती क्या है। केमिकल चेंज के बारे में बेटा आप याद रखिएगा, ये वो चेंज होती है जहां पर एक सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होगा इनटू द अनदर सब्सटेंस। वन सब्सटेंस जब ट्रांसफॉर्म होगा इन अनदर सब्सटेंस बाय केमिकल, यहां पर मैं लिखूंगा बाय केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन से एक सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होगा दूसरे किसी सब्सटेंस में, उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। वहीं पर अगर हम फिजिकल चेंज बोलेंगे तो यहां पर सिर्फ फिजिक चेंज होगी, याद रखिएगा यहां पर सिर्फ फिजिक चेंज होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा कि आप कैसे रिकॉल कर सकते हो, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वेदर चेंज इज गोइंग टू बी अ केमिकल चेंज और वेदर द चेंज इज गोइंग टू बी अ फिजिकल चेंज। याद रखिएगा जो केमिकल चेंज होती है ये नॉन रिवर्सिबल होती है, नॉन रिवर्सिबल चेंज होती है। वहीं पर अगर हम फिजिकल चेंज को देखेंगे तो ये बेटा रिवर्सिबल चेंज होती है। क्लियर है ये बात, आपको क्लियर है। अब हमारे ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट। जब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट होते हैं तो ये रिवर्सिबल ऑब्वियसली है, तो ये फिजिकल चेंज हो गई। यहां पर इवापोरेशन, इवापोरेशन मींस द चेंज ऑफ अ लिक्विड फॉर्म इनटू द गैसियस फॉर्म। क्लियर, तो उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया फिजिकल चेंज। आफ्टर दैट बर्निंग ऑफ कोल, जब एक कोल बर्न होगी क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? डेफिनेटली हम उसको बर्न बैक रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारा जो केमिकल चेंज वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स बर्निंग ऑफ अ कोल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो हम यूज करते हैं कोल्ड कंट्रीज में? क्यों? टू मेल्ट द आइस ऑन द रोड्स, जब आइस जम जाती है रोड्स पे ताकि जो रोड्स में और आइस ना लगे, हम कौन सा वाला सब्सटेंस इनमें से यूज करते हैं? ऑब्वियसली हम साल्ट का यूज करते हैं। क्लियर। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि साल्ट का हम यूज क्यों करते हैं। बेसिकली साल्ट की अगर हम फॉर्मूला देखेंगे NaCl होती है एंड H2O होती है किसकी? वाटर की। याद रखिएगा जब हम साल्ट अप्लाई करते हैं कहां पर आइस पे, क्या होता है ये जो Na पॉजिटिव होता है ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ? O नेगेटिव के साथ। क्लियर, यहां पर बन गया बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड हो गया ये स्ट्रॉन्गर बन जाता है, बन गया ये स्ट्रॉन्गर। और इसी तरीके से ये वाला जो Cl नेगेटिव वाला पोर्शन है ये H पॉजिटिव के साथ, 2H पॉजिटिव के साथ मैं यहां पर बोलूंगा, इसके साथ मिलता है तो बॉन्ड्स जो बनते हैं, बॉन्ड्स बिकेम स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड्स क्या बनते हैं? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनते हैं। एंड जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना बेटा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो लोअर होता है, दैट मींस वो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। जनरली अगर हम देखते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर, मैं फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूं और यहां पर अगर मैं सेंटीग्रेड में बोलूंगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो इवन अगर इससे भी कम टेंपरेचर होगा तो वहां पर फिर आइस की फॉर्मेशन नहीं होती है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ साल्ट। क्लियर, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 says which of the following when added to pure water usually increases its surface tension। इनमें से कौन सा जब हम प्योर वाटर को एडअप करेंगे तो वो इसका सरफेस टेंशन को इंक्रीज करेगा? डिटर्जेंट, सोडियम क्लोराइड, केरोसिन ऑयल और फिनाइल। यहां पर याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड, दैट मींस NaCl जब हम ऐड करते हैं एक वाटर को, वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है इंक्रीज सरफेस टेंशन। बेसिकली यहां पर भी वही रीजन है, जो Na सोडियम है, Na पॉजिटिव बॉन्ड बनाता है किसके साथ? O नेगेटिव के साथ, तो ये वाला बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर बन गया। एंड इन द सिमिलर वे जो Cl नेगेटिव वाला पोर्शन है ये बॉन्ड बनाएगा विद 2H पॉजिटिव, जब 2H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर भी बॉन्ड्स क्या बन जाएगी? स्ट्रॉन्गर बन जाएगी। अब यहां पर एक बात अंडरस्टैंड करिएगा, सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की। यहां पर मैं आपको बोल दूं ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि लिक्विड्स की टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया, वो क्या करते हैं, एक लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया को कवर करना चाहता है। क्लियर, तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सोडियम क्लोराइड और वी कैन से NaCl। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इज नोन एज। जब एक इंसान या जब एक ऑर्गेनिज्म चाइल्डहुड से ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द अडल्टहुड, उसको उस पीरियड को क्या हम बोलते हैं? क्या मैच्योरिटी बोलते हैं, क्या कोर्टशिप बोलते हैं, क्या अडल्टहुड बोलते हैं या एडोलसेंस बोलते हैं? बेसिकली उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। याद रखिएगा मैच्योरिटी में यहां पर कंफ्यूज मत होना, मैच्योरिटी इज नॉट द लेवल ऑफ एज अपग्रेडेशन, इट्स बेसिकली द लेवल ऑफ मेंटेलिटी, लेवल ऑफ मेंटेलिटी। एक ह्यूमन बीइंग का या एक ऑर्गेनिज्म की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी डेवलप हो गई है उसको हम बोलेंगे वेदर द ऑर्गेनिज्म इज मैच्योर ऑर्गेनिज्म और इमैच्योर। क्लियर है आप सबको? क्लियर है ये बात? कोर्टशिप क्या होता है? इट्स बेसिकली द रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, मैरिज के पहले ही जो रिलेशनशिप होती है उसको हम बोलते हैं कोर्टशिप। अडल्टहुड आप सबको पता है और यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा एडोलसेंस। क्लियर। और एक बात याद रखिएगा, जब एक ह्यूमन एडोलसेंस एज में आता है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आती है, उसमें बहुत सारी चेंजेस हम अकंपनी करते हैं। चेंजेस में भी फिजिकल चेंज भी आती है, प्लस इसके साथ साथ मेंटल चेंजेस भी आती है, मेंटली एक पर्सन चेंज होता है, और इसके साथ साथ मैं यहां पर बोलूंगा इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आ सकती है। क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड। फिजिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम साउंड्स के अबाउट पढ़ते हैं, लाइक वाइब्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं एंड ऑल द स्टफ इंक्लूडेड इन द साउंड।
क्या रिदम हम उसको बोलते हैं? ऑब्वियसली नॉट। रेजोनेंस नो, रेजोनेंस हम किसको बोलते हैं? जब टू वेव्स हमारे पास होंगी विद सेम एम्पलीट्यूड, विद सेम, जब उनका सेम क्या होगा, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा एंड उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, हम एट दैट टाइम बोलेंगे, फिजिक्स में हम एट दैट टाइम बोलते हैं कि ये दो वेव्स क्या है, रेजोनेंस में है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। एक्वास्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं साउंड के मुतालिक। क्लियर? ओके, next question is question number 9. The process of breaking molecules into the in the absence of oxygen is called, जब complex molecules को हम break down करते हैं in the absence of oxygen, उसको हम वो क्या बोलते हैं? यहाँ पर understand कर लीजिएगा। जब हम breaking of, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ breaking of complex molecules, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर respiration, उसको हम बोलेंगे respiration। अब breakdown क्यों होता है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ to release energy, ताकि एनर्जी वहां से रिलीज हो जाए। क्लियर है ये पॉइंट आपको? अब ये जो ब्रेकिंग है, ये जो ब्रेकडाउन है, ये टू टाइप्स होता है, या तो ये होगा एरोबिक, एरोबिक, या ये होगा एनएरोबिक, एनएरोबिक। क्लियर? अब एरोबिक क्या होता है एंड एनएरोबिक ब्रेकडाउन क्या होता है? याद रखिएगा, एरोबिक ब्रेकडाउन वो वाला होता है वो जो एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, एंड एनएरोबिक वो वाला ब्रेकडाउन है विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ O2। यहां पर मैं लिखूंगा O2 के एब्सेंस में जो होगा उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक ब्रेकडाउन। क्लियर? अब यहां पर हमें हमारा क्वेश्चन क्या था? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, डेफिनेटली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक। यहां पर है एनएरोबिक, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी अवर आंसर। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्लियर? evapotranspiration, evapotranspiration क्या है? ये बेसिकली सम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस है बाय विच द वाटर मूव्स फ्रॉम द लैंड सरफेस टू द एटमॉस्फेयर थ्रू इवापोरेशन एंड थ्रू ट्रांसपायरेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 says what is the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? कैंडिला की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। कैंडिला किसका होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। क्लियर? पास्कल की बात करेंगे, पास्कल किसका यूनिट होता है? पास्कल्स में हम मेजर करते हैं प्रेशर को। यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके लिए प्रेशर को। अगर हम मोल की बात करेंगे बेटा, मोल में हम किसको मेजर करते हैं? मोल में अमाउंट ऑफ सबस्टेंस में यहां पर लिखूंगा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का जो SI यूनिट है वो है मोल, और एम्पियर जो है वो है करंट का SI यूनिट। एम्पियर जो है दैट्स गोइंग टू बी द SI यूनिट ऑफ करंट। अब यहां पर याद रखिएगा, अगर मुझे डिफाइन करना होगा एक एम्पियर किसके बराबर होगा? एक हमें पता है जो करंट होता है I, दैट इज इक्वल टू Q, दैट चार्ज अपॉन टाइम। दैट मींस अगर मुझे 1 एम्पियर को डिफाइन करना होगा, मैं लिखूंगा 1 कूलम, क्योंकि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, एंड डिवाइडेड में मैं लिखूंगा 1 सेकंड। दैट मींस 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इज गोइंग टू बी 1 एम्पियर। क्लियर? ये थी एडिशनल इंफॉर्मेशन। आफ्टर इट आता है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है इसमें मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सा है? याद रखिएगा, जहां तक अगर हम बात करेंगे अर्थ एटमॉस्फेयर की, यहां पर मैं लिख रहा हूं एटमॉस्फेयर, इसमें क्या होता है? इसमें गैसेस प्रेजेंट होते हैं, और मैं यहां पर बोलूंगा ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस जो होते हैं, या मैं बोलूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम उनका प्रपोर्शन देखेंगे तो उनका प्रपोर्शन जो होगा ना बेटा वो डिफरेंट होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करूंगा, मैं यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करूंगा, N2 में लिखूंगा, N2 का जो प्रपोर्शन होता है वो होता है 78.09%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। क्लियर? आफ्टर दैट अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा, O2 की बात करूंगा बेटा, O2 का प्रपोर्शन क्या होता है? ये अप्रोक्सीमेटली होता है 20.95%। क्लियर है आप सबको? आफ्टर दैट अगर मैं एर्गॉन की बात करूंगा, एर्गॉन की परसेंटेज क्या होती है? 0.93% में यहां पर लिखूंगा, वो होता है एर्गॉन। एंड बाकी जो बचता है, बाकी में बोलूंगा 0.03% में जो आते हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स आते हैं, ट्रेस गैसेस आते हैं, और उसमें आते हैं मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हाइड्रोजन आता है, एंड ऑल द गैसेस जो हमने अभी यहाँ पर नहीं लिखे। क्लियर है आप सबको? ये वाला टेबल आप याद रखिएगा, ये वाला जो मैंने एनसर्कल यहाँ पर किया ये भी आप याद रखिएगा। ये प्रपोर्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन होगा, जिसका प्रपोर्शन कितना होता है? 78.09%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो क्वांटिटी होती है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो क्वांटिटी होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं। एवरी क्वांटिटी हैज 2 टाइप्स। याद रखिएगा, या तो क्वांटिटी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, या एक क्वांटिटी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सब ऑडिटर में पूछा गया था, 2021 का क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली
मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर। ऑन द अदर हैंड if we see what vector quantities are those quantities which are accompanied by both direction, यहां पर याद रखिएगा डायरेक्शन प्लस इनके साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। क्लियर है आप सबको। अब देखो यहां पर ऑप्शंस को देखो। ऑप्शन नंबर डी स्पीड, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। वॉल्यूम, वॉल्यूम के पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मास के पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके साथ साथ प्लस इसके साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो ऑब्वियसली यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी जो बन जाएगी वो है मोमेंटम। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर P एंड अगर हम इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसी को हम बोलते हैं क्या, मोमेंटम। ये एक अगर एक ऑब्जेक्ट का मास है m एंड वो चल रहा है विद सम वेलोसिटी, लेट्स सपोज द वेलोसिटी इज v, अगर हमें उसका मोमेंटम को कैलकुलेट करना होगा, हम बोलेंगे m टाइम्स v जो होगा वो उस बॉडी का मोमेंटम होगा। क्लियर है ये बात आपको? ओके। आफ्टर दैट आता है क्वेश्चन नंबर 13। इन ओजोन विच लेयर इज टर्म्ड एज गुड ओजोन। ओजोन जो होता है ना बेटा, इसमें किस लेयर को हम बोलते हैं क्या, गुड ओजोन। याद रखिएगा ओजोन जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, या तो गुड ओजोन होगा, या तो गुड ओजोन होगा, या हमारे पास क्या होगा, बैड ओजोन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब ऑडिटर का क्वेश्चन है एंड रिसेंटली पूछा गया था, 2021 का क्वेश्चन है। गुड ओजोन किस ओजोन को बोलते हैं, वो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। स्फीयर में जो ओजोन होता है उसको हम बोलेंगे गुड ओजोन। अब यहां पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, इसको हम गुड ओजोन क्यों बोलते हैं, पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम गुड ओजोन बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें, इट प्रोटेक्ट्स अस, यहां पर मैं लिखूंगा, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायोलेट रेज। क्लियर है ये बात आपको? आफ्टर दैट आता है बैड ओजोन। बैड ओजोन किस ओजोन को बोलते हैं, हम उस ओजोन को बैड ओजोन बोलते हैं। इसको हम और एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। याद रखिएगा, ग्राउंड लेवल ओजोन। ये पॉइंट भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसको हम बैड ओजोन क्यों बोलते हैं, याद रखिएगा, ये वाला ओजोन जो है इट ट्रिगर्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं, इट ट्रिगर्स ए वैरायटी ऑफ डिजीजेस, ए वैरायटी ऑफ, यहां पर मैं लिखूंगा हेल्थ प्रॉब्लम्स। लाइक अगर हम देखेंगे, लाइक जो एजमा होता है, asthma that is triggered by what bad ozone, or we can say by ground level ozone. So हमारा क्वेश्चन था which layer में गुड ओजोन, गुड ओजोन का हमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो डेफिनेटली स्ट्रेटोस्फीयर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज थायमीन। इनमें से किस विटामिन को हम थायमीन के नाम से जानते हैं? पहला पॉइंट याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपको बोलना चाहूंगा इज दैट, अगर आपने अगर आपको भी अभी भी डिफिकल्टी हो रही है कि विटामिन का जो केमिकल नेम है उसको रिमेंबर करने में, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो को अपलोड किया है, मैंने एक निमोनिक बनाया है, हाउ यू कैन लर्न इजीली द केमिकल नेम ऑफ डिफरेंट विटामिन। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, चैनल को विजिट कीजिए, वो चैनल पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, अगर हम विटामिन सी की बात करेंगे बेटा, विटामिन सी का क्या नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का क्या नाम होता है, थायामीन। याद रखिएगा, थायामीन के नाम से हम इसको जानते हैं। आफ्टर दैट आता है विटामिन बी6। विटामिन बी6 को हम किस नाम से जानते हैं, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। एंड आफ्टर दैट आता है विटामिन बी12। विटामिन बी12 को हम जानते हैं सैनो कोबालअमीन, कोबालअमीन। याद रखिएगा, ये जो विटामिन बी12 है बेटा, यहां पर देखिए, ये जो विटामिन बी12 है ना, बी12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। एक मेटल होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट किसमें प्रेजेंट होता है, विटामिन बी12 में प्रेजेंट होता है। ये भी रिसेंट वाला क्वेश्चन है, सब ऑडिटर 2021 का क्वेश्चन है। क्लियर? तो यहां पर हमें पूछा गया था थायमीन, तो ऑब्वियसली थायमीन इज गोइंग टू बी विटामिन बी1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 says, first of all, let me change the font of the pen. Okay. Question number 15 says, which of the following vitamin deficiencies causes xerophthalmia? xerophthalmia क्या है? ये एक आई डिजीज है, याद रखिएगा, आई डिजीज है। अब आई डिजीज किससे होती है, हम सबको पता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होती है, ये होती है, आई डिजीज होती है। इसके बाद आते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से अगर हम देखेंगे ना बेटा, इससे एक टाइप ऑफ एनीमिया में यहां पर लिखूंगा, टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया का एक टाइप होगा जिसमें क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं वो रप्चर होती है। याद रखिएगा, ब्लड सेल्स रप्चर होती है। और अगर हम इसको नाम दे देंगे, इसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर? इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आरबीसीज होती है वो ज्यादा से ज्यादा रप्चर होती है और उनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में आती है। आफ्टर दैट ये जो विटामिन बी12 है,
चलिए विटामिन B12 की तरफ आते हैं। विटामिन B12 को हम बोलते हैं साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसमें कोबाल्ट होता है, जब इसकी डेफिशिएंसी आएगी इससे क्या होगा, इससे जो रिडक्शन आएगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं रिडक्शन इन आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल्स है उनमें रिडक्शन आएगी। और हम सबको पता है जो रिडक्शन इन द आरबीसीज है उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया, क्या ये बात क्लियर है आप सबको? इज दैट क्लियर? ओके okay. After that there's next question, that's question number 16. Which of the following is an example of mineral fuel? इनमें से कौन सा वाला मिनरल फ्यूल है? बॉक्साइट, मैग्नीज, मिका और कोल। ऑब्वियसली कोल है यहाँ पर जो एक फ्यूल है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी है? कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल क्या होती है? जो एग्जॉस्ट होगी, इस ऑप्शन को पहले ही काट लो। नॉन रिन्यूएबल क्या ये रिन्यू नहीं होती है? नो, ये होती है, तो इस वाले ऑप्शन को भी काटो। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। ऑप्शन नंबर 1 जो बच गया वो बच गया कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, एंड जो दूसरा बच गया वो बच गया नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। अब इनके दरमियान डिफरेंस क्या है बेटा, याद रखिएगा। जो कन्वेंशनल होती है ये क्या होती है? ये रिन्यूएबल होती है, पॉइंट नंबर 1, ये रिन्यूएबल होती है। एंड अगर हम इसको देखेंगे ये नॉन रिन्यूएबल होती है, नॉन रिन्यूएबल होती है। सॉरी, ये जो कन्वेंशनल होती है ये नॉन रिन्यूएबल होती है, एंड ये जो नॉन कन्वेंशनल होती है ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट ये जो याद रखिएगा, ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है ये पोल्यूशन लेस होती है, पोल्यूशन लेस एनर्जीज होती है। अगर हम कन्वेंशनल की बात करेंगे ये पोल्यूटिंग एनर्जीज होती है, पोल्यूटिंग एनर्जीज होती है। क्लियर? अब यहां पर देखो, अगर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे या कोल की बात करेंगे वो हमारे पास आएंगे कन्वेंशनल सोर्सेज में। और यहां पर देखिए जो नॉन पोल्यूटिंग है, फॉर एग्जांपल जो नेचुरली ऑकर करेंगे, लाइक टाइडल एनर्जी है, लाइक सोलर एनर्जी है, लाइक विंड एनर्जी है, ये हमारे पास किस वाले कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो ऑब्वियसली यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 सेज व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम? हीलियम की एटॉमिसिटी क्या है? टर्म यहां पर है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी टर्म जो है ये बेसिकली होती क्या है बेटा? यहां पर याद रखिएगा, एटॉमिसिटी टर्म जो है इट्स बेसिकली द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होंगे इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अगर मैं किसी एलिमेंट को देखूंगा, उसका एक मॉलिक्यूल में देखूंगा, उसमें कितने एटम्स होंगे, उसको हम बोलेंगे एटॉमिसिटी। अगर एक एटम होगा उसमें प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। इसी तरीके से अगर 2 एटम्स होंगे उसको हम बोलेंगे डाई एटॉमिक, एंड सिमिलरली अगर 3 एटम्स होंगे उसको हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक एलिमेंट। क्लियर? अब यहां पर देखो एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम देखनी है हमें। हीलियम में हमें पता है एक ही एटम प्रेजेंट होता है, तो डेफिनेटली द एटॉमिसिटी इज गोइंग टू बी 1, तो इसको हम बोलेंगे ये मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक इन नेचर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड? इनमें से कौन सा वाला एग्जांपल है किसकी? एमॉर्फस सॉलिड की। अब सॉलिड्स की बेटा याद रखिएगा, सॉलिड्स की जो सॉलिड्स है इनके 2 टाइप्स होंगे, या तो होगा एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड एक कैटेगरी, और दूसरी होगी क्रिस्टल सॉलिड। अब क्रिस्टल सॉलिड में याद रखिएगा इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है। अगर हम एमॉर्फस की बात करेंगे, नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, नो डेफिनेट, ना ही इसमें डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, ना ही इसकी कोई डेफिनेट शेप होती है। तो ऑब्वियसली यहां पर अगर हम मिका को देखेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्रिस्टल, क्वार्ट्ज इन क्रिस्टल, डायमंड भी क्रिस्टल होता है। अगर हम रबर की बात करेंगे तो रबर यहां पर बन जाएगा एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20 says, which of the following has the lowest frequency in the electromagnetic spectrum? अगेन मैंने इस चैनल पे पहले ही निमोनिक तैयार किया गया है और उसको अपलोड भी किया है, किसके अबाउट, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को रिमेंबर कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहां पर हमें बताना है कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और अल्फा रेज। तो डेफिनेटली अगर आपने वो वीडियो देखी होगी आपको पता होगा कि रेडियो वेव्स ऐसी वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लोवेस्ट होती है। याद रखिएगा ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। दैट मींस अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एट दैट टाइम जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहां पर देखो हमने लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को मार्क किया यहां पर, दैट मींस रेडियो वेव्स ऐसी वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लोवेस्ट है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ की टर्म्स में बात करेंगे तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आफ्टर दैट
यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी वाले ऑर्डर को यहाँ पर एक ऑर्डर देंगे इनको, तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अगर हम इनको एक ऑर्डर देंगे तो पहले हम लिखेंगे रेडियो वेव्स को, रेडियो वेव्स से के बाद क्यों आएंगी, माइक्रोवेव्स आएंगी, और इसके बाद आएगा गामा रेज, एंड आफ्टर दैट आएंगी अल्फा वेव्स। क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? ये भी देखो रिसेंट वाला क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ? वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट, हर्ट्ज, मीटर और सेकंड। वाट की बात करेंगे, वाट किसका एसआई यूनिट होता है? पावर का, पावर को हम मेजर करते हैं इन द वाट्स। अगर हम हर्ट्ज की बात करेंगे, हर्ट्ज किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है। अगर हम मीटर की बात करेंगे बेटा, मीटर किसका होता है? लेंथ का होता है। और अगर हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड टाइम का एसआई यूनिट होता है। क्लियर? हमें वेवलेंथ का पूछा गया था, तो वेवलेंथ का क्या होता है? मीटर। बेसिकली वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ खुद भी एक लेंथ ही होती है। क्लियर है ना? और वी कैन से द लेंथ ऑफ ए वेव। जब लेंथ ऑफ ए वेव को जो है वो बेसिकली एक लेंथ ही है, तो उसका ऐसा यूनिट भी क्या होने वाला है? मीटर ही होगा। क्लियर? यहां पर अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज? इनमें से किस पार्टिकल के पास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है? देखिए, प्रोटॉन की बात करेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने डिटेल में एक सेशन इस पे भी किया है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा, ये जो एक एटम होता है, एक एटम का फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है, यहां पर मैं लिखूंगा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में एक तो पॉजिटिव, यहां पर मैं लिखूंगा एक तो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स। क्लियर है ये बात आपको? अगर हम आउटर न्यूक्लियस वाला जो रीजन होता है, आउटर न्यूक्लियर रीजन को हम देखेंगे, वहां पर प्रेजेंट क्या होता है? वहां पर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट भी आप यहां पर याद रखिएगा। क्लियर? Next question is question number 23. Question number 23 says, what is the chemical symbol of sodium? Sodium का chemical symbol क्या है? That means how we represent this sodium. Sodium को हम represent कैसे करते हैं? Au की बात करेंगे, Au किसका होता है? Au गोल्ड का होता है। क्लियर? ये भी याद रखिएगा। Na की बात करेंगे, Na सोडियम का होता है। क्लियर है आप सबको? तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्दरमोर अगर हम Pb को देखेंगे, Pb किसका होता है? Pb लेड का होता है। और अगर हम Ag की बात करेंगे, Ag सिल्वर का होता है। ये सारे के सारे आपको रिमेंबर होने चाहिए। बेसिक से क्वेश्चन है, किससे? पीरियोडिक टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर देखिए पहले सब ऑडिटर में पूछा गया था, 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही रिसेंट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डिनोट्स वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड गेट्स precipitated as the unavailable salts? जब भी हमारे पास कोई soluble inorganic nutrient होता है, वो अर्थ के अंदर डिप्लीट हो जाता है, वो अर्थ के अंदर एंटर हो जाता है एंड फिर प्रेसिपिटेट हो जाता है एज एन अनअवेलेबल साल्ट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा। अगर हम यूट्रोफिकेशन की बात करेंगे, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन बेसिकली होता है जब न्यूट्रिएंट्स का एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में यहां पर लिखूंगा एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, जब न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट होती है एज ए रिजल्ट ऑफ विच O2 सप्लाई जो होती है, O2 डेफिशिएंसी महसूस होती है, उसको हम बोलेंगे यूट्रोफिकेशन। आफ्टर दैट फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन सिंपली इज डिवीजन, सिंपली हम बोलेंगे डिवीजन और ब्रेक डाउन। आफ्टर दैट लीचिंग, तो लीचिंग हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जब क्या होता है? जब सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिप्लीट होते हैं डीप इनसाइड द अर्थ। क्लियर? तो यहां पर हमारा आंसर बेटा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर दैट बायोमैग्निफिकेशन, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोमैग्निफिकेशन बेसिकली होता है जब एक्यूमुलेशन, यहां पर मैं लिखूंगा accumulation of a chemical, जब एक केमिकल क्या होगा? accumulate होगा in an organism's body, in an organism's body from one trophic level 1T to another trophic level, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें यहां पर कोई भी केमिकल है, फॉर एग्जाम्पल हम DDT की बात करेंगे, ये ट्रॉफिक लेवल 1 पे है। जब ये ट्रांसफर होगा तो ट्रॉफिक लेवल 2, तो यहां पर ये ज्यादा ही ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। इसी तरीके से ट्रॉफिक लेवल 3 पे ये ज्यादा ही ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर? लेकिन यहां पर हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स लीचिंग। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सेज, which of the following gas laws shows the relationship between the volume and the number of gases? इनमें से कौन सा वाला गैस लॉ ऐसा है जो दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन किनके? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैसेस। याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस लॉ। क्लियर? अब यहां पर देखो, जो भी गैसेस के लॉज है उनको मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं। पहला वाला लॉ जो है उसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? ये एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है किस किस के दरमियान? प्रेशर एंड, ये बात याद रखिएगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम के। क्लियर? हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT,
ये जो बॉयल्स लॉ है ये क्या बोलता है, ये बोलता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। पॉइंट नंबर 1, दिस इज द लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 2 याद रखिएगा, लॉ नंबर 2 जो है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या करता है, चार्ल्स लॉ हमें प्रोवाइड देता है एक रिलेशनशिप किनके दरमियान, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड द टेम्परेचर। यहां पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को मैं T से रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्या बोलता है, ये बोलता है जो वॉल्यूम होता है ऑफ अ गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट और एक लॉ जो है उसको हम बोलते हैं गे-ल्यूजैक्स लॉ। यहां पर मैं लिखूंगा गे-ल्यूजैक्स लॉ। अब गे-ल्यूजैक्स लॉ क्या बोलता है बेटा, ये हमें प्रोवाइड करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर जो एक गैस एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। यहां पर मैं लिखूंगा प्रेशर एंड टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं गे-ल्यूजैक्स लॉ। ये क्या बोलता है, ये बोलता है जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी आप याद रखिएगा। क्या ये बात भी क्लियर है आप सबको। एंड आफ्टर दैट अनदर लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ एक ऐसा लॉ है जो प्रोवाइड करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो एक गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एंड द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस। दैट मींस ये वॉल्यूम एंड यहां पर मैं लिखूंगा n इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और वी कैन से द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सबस्टेंस। क्लियर। ये क्या बोलता है, ये बोलता है जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस। क्या ये बात भी क्लियर है आप सबको। सो ऑब्वियसली यहाँ पर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स के रिलेशन को हमें बताना था तो हम उसको बोलेंगे एवोगैड्रोस लॉ। क्या ये बात भी क्लियर है आप सबको। ओके। आफ्टर दैट आता है क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26 says the electrical instrument rheostat is used to control the electric current by varying, very basic सा क्वेश्चन है, बेसिक्स में हम ये पढ़ते हैं, 10th में हम ये पढ़ते हैं। जो rheostat है उसको हम वो करंट को कंट्रोल करता है, लेकिन कैसे करता है, बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। सो डेफिनेटली रेजिस्टेंस को जब वो वेरी करेगा, जब रेजिस्टेंस में क्या आएगी, रेजिस्टेंस जब वेरी करेगी, ओनली इन दैट कंडीशन एक rheostat जो है वो कंट्रोल कर पाएगा, वो कंट्रोल कर पाएगा किसको, इलेक्ट्रिक करंट को इन अ सर्किट। क्या ये बात भी क्लियर है। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन। अब देखो क्वेश्चन की लेवल देखो, सब ऑडिटर का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। बेसिक से लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किन में पाई जाती है। ऑटोट्रॉफिक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती क्या है, ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है इन विच, यहां पर मैं लिखूंगा in which an organism is capable of, an organism is able to manufacture its own food, able to manufacture its own food। याद रखिएगा, जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखा रहा है क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या फिशेज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाती है, नो। ग्रीन प्लांट्स जो है वो हमें क्या दिखाते हैं, ग्रीन प्लांट्स दिखाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या ये बात भी क्लियर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28 says which one of the following devices converts mechanical energy into the electrical energy। इनमें से कौन सा वाला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा मैं बोलूंगा ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगी, जो कंट्रोल करती है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बैटरी करती है, नो। बैटरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखिएगा, सोलर एनर्जी इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। जनरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का देखेंगे तो ये एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ एक सर्किट का एक एलिमेंट होता है जो एक्ट करता है एज द चेक पॉइंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट के लिए जो एज ए चेक पॉइंट एक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे फ्यूज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following forms of the energy is an example of primary energy source। इनमें से प्राइमरी एनर्जी सोर्स कौन सा है, डेफिनेटली सन है। प्राइमरी एनर्जी मींस जो बेसिक सा सोर्स होगा एनर्जी का, और वी कैन से जो फंडामेंटल सोर्स होने वाला है एनर्जी का। बायोफ्यूल्स नो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नो, डीजल नो। ऑब्वियसली बेसिक सा क्वेश्चन था तो आंसर हमारा हो जाएगा सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। याद रखिएगा, केमिस्ट्री वाले पोर्शन से पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। Which of the following is an example of secondary electrical battery। अब जो बैटरीज होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है प्राइमरी बैटरी, दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। अब प्राइमरी बैटरीज कौन होती है और सेकेंडरी बैटरीज कौन होती है, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताऊंगा। जो प्राइमरी बैटरीज होती है वो सिंगल यूज की होती है, याद रखिएगा।
सिंगल यूज। अगर हम सेकेंडरी बैटरीज की बात करेंगे तो ये रिचार्जेबल होती है, दैट मींस वी कैन यूज देम मल्टीपल टाइम्स, हम इनको बहुत बार यूज कर सकते हैं। अगर ये प्राइमरी बैटरीज की बात करेंगे तो ये नॉन रिचार्जेबल बैटरीज बन जाएंगी। क्या ये बात भी क्लियर है आप सबको? अब देखो एग्जांपल्स की, अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। अगर हम यहाँ पर प्राइमरी बैटरीज की बात करेंगे तो याद रखिएगा जो ड्राई सेल्स आती है वो इसी कैटेगरी में आती है, और जो अल्कलाइन बैटरीज होती है वो भी इसी में आती है। वही अगर हम सेकेंडरी बैटरीज की बात करेंगे ना बेटा, सेकेंडरी बैटरीज में निकल और कैडमियम वाली बैटरी जो आती है वो आती है, जिनको हम लिखते हैं NiCd, निकल कैडमियम बैटरीज। क्या ये बात क्लियर है? और इसके साथ आती है लेड वाली बैटरीज, पीबी एसिड वाली बैटरीज, और लिथियम आयन बैटरीज को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। क्या लेक्लांची बैटरी है? नो, ये प्राइमरी है। निकल कैडमियम ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी बैटरी, SB से मैं यहाँ पर इसको डिनोट करूंगा। ड्राई सेल ये प्राइमरी बैटरी है, एंड लिथियम सेल है यहाँ पर, ये भी हमारी क्या बन जाएगी? प्राइमरी बैटरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। Which Newton's law gives the relationship between the force, mass and acceleration? न्यूटन का वो कौन सा लॉ है, न्यूटन बाबा का वो कौन सा लॉ है जो क्या देता है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स के, मास के एंड एक्सेलरेशन के? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसको पहले ही आप यहाँ पर एलिमिनेट करो। अब यहाँ पर 3 लॉज बचे, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है जो मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास टाइम्स वेलोसिटी का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब ये जो सेकंड, ये हमें पता है। अब सेकंड लॉ बोलता क्या है? सेकंड लॉ बोलता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, दैट मींस d/dt ऑफ p, वो होता है फोर्स के बराबर। और इसी को अगर हम फर्दर लिखेंगे तो फोर्स की डेफिनेशन यहां पर आती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। दैट मींस सेकंड लॉ वो वाला लॉ है जो हमें रिलेशनशिप देता है बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन के। वो बोलता है जो फोर्स होता है वो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के इक्वल टू होगा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ को देखो। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखिएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या बोलता है? ये बोलता है एक बॉडी तब तक अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी अनलेस एंड अंटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल नेट फोर्स। क्लियर? ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following protocols is related to ozone layer depletion? इनमें से कौन सा वाला प्रोटोकॉल ऐसा है जिसमें हम पढ़ते हैं किसके अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन के? ऑब्वियसली मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें हम पढ़ते हैं किसके लिए? ओजोन लेयर डिप्लीशन के अबाउट। आफ्टर दैट आता है कायोटो प्रोटोकॉल, यहाँ पर लिखा है। कायोटो प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, यहाँ पर मैं लिखूंगा ये वो वाला इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसकी एम है दैट एम्स टू मैनेज, यहाँ पर मैं लिखूंगा मैनेज एंड रेड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इमिशंस, एंड जो बाकी भी ग्रीन हाउस गैसेस होंगे उनकी इमिशन को स्लो डाउन करने के लिए, उनकी इमिशन को इनहेबिट करने के लिए ये वाला एग्रीमेंट पास किया गया था जिसको हम बोलते हैं कायोटो प्रोटोकॉल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स ट्रांसलोकेट अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स? बेसिकली यहाँ पर ट्रांसलोकेटिंग टिश्यू की बात हो रही है। देखो अगर हम कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो यह यहाँ पर नहीं आएगा, अगर हम पिथ की बात करेंगे इसकी बात भी नहीं आएगी। यहाँ पर हमारे पास 2 ही ऐसी ट्रांसलोकेशन वाली चैनल्स है जो हमें ट्रांसलोकेशन में हमारी हेल्प करते हैं। याद रखिएगा, जो फ्लोएम होता है ये ट्रांसलोकेट्स फूड, ये फूड को ट्रांसलोकेट करता है। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को भी ये ट्रांसलोकेट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वहीं पर अगर हम जाइलम की बात करेंगे, जाइलम का काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन दिखाता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन दिखाता है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा जो हार्मोन्स होते हैं वो भी जाइलम में ही क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ द स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी? एक पर्सन का, एक स्पीशीज का फिजिकल रोल क्या होता है एक कम्युनिटी में, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमास क्या बोलते हैं? नो, बायोमास एक्चुअली होता है ऑर्गेनिक मैटर कंटेन्ड इन एन ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म में होता है उसको हम बोलेंगे बायोमास। इकोलॉजिकल पिरामिड, नो, ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है। इकोलॉजिकल निश, हाँ यही हम उसको बोलते हैं। एक बायोलॉजिकल, एक फंक्शनल रोल क्या प्ले करता है एक स्पीशीज एक कम्युनिटी में। क्लियर? इकोटोन की बात हो रही है। इकोटोन क्या होता है? ये एक ट्रांजिशन जोन होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन 2 बायोम्स। जब 2 बायोम्स होते हैं उनके बिटवीन जो भी जोन आता है उसको हम बोलते हैं इकोटोन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 says which of the following vitamin deficiencies causes rickets in the children? इनमें से किस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा? रिकेट्स होगा। याद रखिएगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा? रिकेट्स होगा। वहीं पर अगर विटामिन सी की बात करोगे, विटामिन के से क्या होता है? एनीमिया होता है। या यहाँ पर मैं बोलूंगा कोगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होती है। यहाँ पर विटामिन सी की बात करेंगे, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होती है? स्कर्वी होती है। और विटामिन ए डेफिशिएंसी से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नाइट
नाइट ब्लाइंडनेस में यहाँ पर लिखूंगा नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। इनमें से कौन सा वाला ऐसा फेज है मैटर का जिसका इंडेफिनिट शेप होता है, ना उसकी शेप होती है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। सॉलिड की बात अगर हम करेंगे तो इसमें डेफिनिट होती है, शेप भी होगा। बेसिकली मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का होता है। अगर हम मोल की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मोल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 says which one of the following pigments gives green color to the leaves। लीव्स जो होती है वो ग्रीन क्यों होती है? बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स। न्यूक्लियस? नो, न्यूक्लियस सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या हमारा कलर ग्रीनिश होता है? नो, तो ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। साइटोप्लाज्म सारी की सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल सिर्फ लीव सेल्स में होता है और ये क्या करता है, ये देता है ग्रीनिश कलर। याद रखिएगा, ग्रीनिश कलर देता है बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। याद रखिएगा जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है उसके सेंटर में एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो मैग्नीशियम जो होता है ये जिस रिंग स्ट्रक्चर में होता है उसको हम बोलते हैं पोरिफायरन रिंग। ये भी आप इंपॉर्टेंट मान के चलो, इसको भी आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, विच आर द फॉलोइंग वेव्स इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनमें से कौन सी वेव ऐसी है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है? वेव्स की दो टाइप्स होते हैं, एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, सिंपली मैं आपको बोलूंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वाली वेव्स होती है दैट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है फॉर द प्रोपगेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वहीं पर अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करेंगे, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, इनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑब्वियसली जो लॉन्गिट्यूडनल वेव आएगी इसमें आएगी साउंड वेव्स। और अगर हम अपनी ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो इंफ्रारेड वेव्स जो है वो हमारी बन जाएगी क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है? अगेन एटॉमिसिटी हमने अभी अभी डिस्कस किया। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट। एक एलिमेंट में कितने एटम्स होते हैं जब हम उसको सिंगली देखते हैं। तो नाइट्रोजन की बात होती है, नाइट्रोजन N2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें दो एटम्स होंगे, तो इसको हम बोलते हैं डाई अटॉमिक। क्या ये बात भी क्लियर है आप सबको? तो यहाँ पर हमारा आंसर वो जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भी और एक बात याद रखिएगा, 2021 का क्वेश्चन है केमिस्ट्री वाले पोर्शन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो सॉलिड्स होते हैं इनमें से कौन सा वाला एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर है? सॉलिड्स होते हैं दो टाइप्स के, या तो डिपेंडेंट होगा, मुझे वो एक जगह पे कुछ और मिलेगा और दूसरी जगह पे कुछ और मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, इनमें से कौन सा वाला सॉलिड ऐसा है जो एनआइसोट्रॉपिक है? तो डेफिनेटली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। वहीं पर अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करेंगे ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B9। विटामिन B9 जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? अगर हम पाइरिडॉक्सिन की बात करेंगे, पाइरिडॉक्सिन किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन B6 का। इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड की बात करेंगे, विटामिन C का ये नाम है। इसके बाद राइबोफ्लेविन की बात करेंगे, विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है। इसके बाद फोलिक एसिड की बात करेंगे, विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर। सिल्वर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? AU से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। K से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेशियम को। अगर हम Ag की बात करेंगे तो सिल्वर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई Ag। और अगर हम Pb की बात करेंगे तो हम लेड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं Pb से। क्या ये बात भी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कौन सा लॉ है ये? न्यूटन बाबा का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं इनर्शियल लॉ। और ये क्या बोलता है? ये बोलता है अ बॉडी विल रिमेन इन its state of uniform motion or in the state of rest until and unless it is exerted by some external force। जब तक हम एक बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करने वाली है। ये था फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, यस न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारा आंसर जो यहाँ पर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द सेकंड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसका सेकंड लेयर कौन सा होता है? याद रखिएगा, यहाँ पर देखो फिगर में आप देख सकते हो, ये है अर्थ, ये है अर्थ। और ये देखो जो पहला लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। आफ्टर दैट आता है स्ट्रेटोस्फियर, आफ्टर दैट आता है मीजोस्फियर, आफ्टर दैट थर्मोस्फियर एंड आफ्टर दैट आता है एक्सोस्फियर। यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं आपको बोल दूं, ये भी याद रखिएगा, जो ट्रोपोस्फियर है इसका रेंज क्या है? 0 to 10 किलोमीटर वाले रेंज में जो आता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। अगर हम स्ट्रेटोस्फियर के रेंज की बात करेंगे तो 10 to 30 किलोमीटर वाला रेंज में जो आता है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर। आफ्टर दैट मीजोस्फियर किसमें आता है? 30 to 50 किलोमीटर वाले रेंज में। थर्मोस्फियर आता है 50 to 400 किलोमीटर स्फीयर में, एंड मोर देन 400 किलोमीटर वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर। यहाँ पर हमें सेकंड लेयर पूछा गया था तो ऑब्वियसली स्ट्रेटोस्फीयर को हम यहाँ पर आंसर करेंगे। क्लियर।
Okay, next question is question number 46. In which of the following medium sound travels faster? Sound क्या है? Sound एक longitudinal wave है, याद रखिएगा, longitudinal wave है. Longitudinal wave means it requires medium. It requires मीडियम. प्रीवियस किसी एग्जाम में पूछा गया था साउंड की जो लीस्ट वो है स्पीड है वो किसमें होगी, याद रखिएगा. अगर हम इसकी लीस्ट स्पीड की बात करेंगे, लीस्ट स्पीड इसकी होने वाली है किसमें? वैक्यूम में. क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है. वैक्यूम इज बेसिकली एन एम्प्टी स्पेस. क्या ये बात भी क्लियर है? ओके, यहाँ पर हमें पूछा गया है किस मीडियम में ट्रेवल करेगी फास्टर. पहले तो इसके पास मीडियम इसको रिक्वायर्ड होता है फॉर इट्स प्रोपेगेशन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, जो मीडियम होता है वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसियस फॉर्म में होगा. याद रखिएगा, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है एंड आफ्टर दैट होती है लिक्विड्स में एंड आफ्टर दैट होती है गैसियस वाले मीडियम में साउंड स्पीड ऑफ लाइट. तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग ट्रेवल्स फास्टर, मैक्सिमम स्पीड पूछी गई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सॉलिड्स को हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेरस मिनरल. इनमें से फेरस मिनरल कौन सा है? फेरस मिनरल का मतलब क्या होता है? फेरस मिनरल जो भी मिनरल होगा उसमें आयरन प्रेजेंट होगा. ये तो हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1. यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, वो होगी मैग्नेटिक इन नेचर. वो होगी मैग्नेटिक इन नेचर. दैट मीन्स वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है. तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीज यहाँ पर. क्या ये बात भी क्लियर है? After it आता है next question, that's question number 48. Which of the following devices is used to measure the potential difference between the two points in a circuit? एक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं इन बिटवीन द टू पॉइंट्स, हम किस वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, पिक्नोमीटर और एमीटर. याद रखिएगा, अगर हम वोल्टमीटर की बात करेंगे जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं. गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे, गैल्वेनोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं बेटा? याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं करंट. याद रखिएगा, करंट्स को हम मेजर करते हैं. आफ्टर दैट याद रखिएगा, अगर हम एमीटर की बात करेंगे, एमीटर से हम मेजर क्या करते हैं? इससे भी हम मेजर करते हैं करंट्स को हम मेजर करते हैं. अब गैल्वेनोमीटर और एमीटर में फर्क क्या है? जो गैल्वेनोमीटर है ये स्मॉल करंट्स को भी मेजर कर पाता है. क्लियर? यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात की गई थी, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स वोल्टमीटर. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49. विच आर द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉजेस स्कर्वी. इनमें से किस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है स्कर्वी? डेफिनेटली विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी होता है. विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं हो पाती है. क्या ये बात भी क्लियर है आप सबको? विटामिन ई को हमने अभी डिस्कस किया और विटामिन ए को भी हमने अभी डिस्कस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ. मोल किसका एसआई यूनिट होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का अगर हम देखेंगे कैंडिला होता है. याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम देखेंगे तो एम्पियर होगा. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का अगर हम देखेंगे तो केल्विन होगा. और अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का देखेंगे तो यहाँ पर मोल हो जाएगा इसका एसआई यूनिट. क्या ये बात भी क्लियर है? ओके, विद दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके बाय.